हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे चैप्टर नंबर 11 की। और ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर साइंस आ भी गई और अगर नहीं भी आई, मतलब साइंस अगर किसी एग्ज़ाम में नहीं भी आई, तो ये क्वेश्चन आपका जीके से भी पूछा जा सकता है एज ए साइंस सब्जेक्ट में। और धातु और अधातु ये चैप्टर भी है, 10th क्लास में चैप्टर है आपका, 3rd नंबर का चैप्टर है। उसमें ना 2-3 मेरे को लगा कुछ इम्पोर्टेंट, क्योंकि उसमें थोड़ा डिटेल से भी बता रखा है। बाकी मैं क्वेश्चन करा देती हूँ, क्योंकि कैंडिडेट क्वेश्चन को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं और थ्योरी को कम दे रहे हैं। वो ठीक है, अगर मेरे को लगा कि भाई कराना चाहिए तो वो भी मैं करा दूंगी। बाकी एक बार देख लीजिए, इसमें 48 क्वेश्चन है, तो अगर 50 क्वेश्चन भी यहाँ से निकलते हैं, 50 से तो ज़्यादा ही निकलेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ 4 पॉइंट्स को भी क्लियर किया गया है, तो अच्छा खासा डेटा हो जाएगा इस चैप्टर का। निम्न में कौन सी गैस वायु में अनेक धातुओं से संयोग करती है, मतलब कंबाइन हो जाती है या फिर उसके साथ संयोजन कर लेती है? तो ऑक्सीजन जो है हमारी, वो ही सबसे अधिक क्रियाशील गैस है। दूसरा, इसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है और जिससे सभी धातुओं से अभिक्रिया की जाती है। तो आपको एक पॉइंट पता चला यहाँ से कि जो गैस होती हैं वो कैसे धातुओं से अभिक्रिया कर सकती हैं, क्योंकि उनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ऋणात्मकता होती है विद्युत की। इसीलिए वो क्या कर सकती हैं, ऑक्सीजन जो है वो सभी धातुओं से क्या कर सकती है, संयोग कर सकती है। हाइड्रोजन और हीलियम ये हमारी हल्की गैस होती हैं। हल्की मतलब जैसे हीलियम है या हाइड्रोजन है। हीलियम को वायुयान के टायरों में मतलब भरा जाता है, टायर में ये गैस भरी जाती है, क्योंकि ये बहुत ही हल्की गैस होती हैं, इतनी ज़्यादा सक्रिय भी नहीं होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ये हमारे पृथ्वी के वातावरण को गर्म करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देती है। दूसरा, अगर ऑक्सीजन मतलब अगर आग लगी हुई है कहीं पर, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी उसमें क्या करती है, हेल्प करती है। पौधे भी कार्बन डाइऑक्साइड से क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, ठीक है, उनको भी ज़रूरत होती है। निम्न में से धातु सामान्य परिस्थितियों में वायु और जल के साथ प्रभावित नहीं होती है, कौन सी? तो ये है प्लेटिनम। ये जो धातु है ये सामान्य कंडीशंस में वायु और जल से कोई अफेक्ट नहीं होता। धातुओं में से कुछ धातुएं अक्रिय श्रेणी में आती हैं। जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे चलते जाओगे ना, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, सल्फर है, आयरन है, ये तो बहुत अभिक्रियाशील होती हैं, तुरंत ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेते हैं। और लेकिन जैसे जैसे आप हाइड्रोजन से क्या नीचे आते चले जाओगे, तो वहाँ पे आपको क्या होगा, धातुएं जो हैं अक्रिय मिलेंगी। जैसे सोना है, अगर सोने को आप डेली पहनते हो, पानी में नहा भी लेते हो या पानी में भी डाल दो अगर सोने को, तो उस पर कोई अफेक्ट नहीं होगा, ना ऑक्सीजन, ना वायु का, ना जल का। चांदी पर होता है, लेकिन एज कंपेयर टू जो और धातु होती है हमारी, उनके बजाय चांदी कम क्रियाशील होती है। और प्लेटिनम, अक्रिय धातु वे होते हैं जो वायु और जल से सामान्य परिस्थितियों में कोई भी अभिक्रिया नहीं करती हैं, कोई मतलब इन पर जंग नहीं लगता। या फिर वैसे चांदी का रंग आपको पता है ना, काला पड़ जाता है, वो होता है सिल्वर नाइट्रेट के कारण, ठीक है, वो भी आगे पढ़ेंगे। हीरा कार्बन का एक रूप है, ये एक क्रिस्टलीय रूप है। हीरा एक ठोस है, हमें पता है, कठोर धातु है। हीरा कार्बन का ही एक एलोट्रोप होता है, अपरूप होता है। हीरा सबसे अधिक कठोर पदार्थ है, और ये किसके कारण चमकता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। ये हम रिफ्रैक्शन के कारण, ये हम पढ़ के आए हैं। रिफ्रैक्शन है भाई, रिफ्लेक्शन नहीं है, ये प्रकाश वाले चैप्टर में आपने पढ़ा भी था। और पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे कठोर धातु भी है हीरा। यश लेपन की प्रक्रिया में लोहे पर एक पतली परत चढ़ाई जाती है, किस धातु की होती है वो याद रखिएगा। देखो, तांबा भी रिएक्टिव होता है, जस्ता भी, टीन भी, निकल तो होता ही है। तो यहाँ पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। अब जो जस्ता होगा ये एक ऐसी प्रक्रिया है, इसे गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है इंग्लिश में, जिसमें लोहे की वस्तुओं पर जंग लगने से बचाने के लिए उस पर एक धातु की परत चढ़ा दी जाती है, जिसे जस्ता कहा जाता है। तो मतलब आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। एक शुद्ध रासायनिक अवस्था में डायमंड क्या है? डायमंड का कोई रंग नहीं होता है। हीरा जो है कार्बन का एलोट्रोप है, हीरा सबसे अधिक कठोर है। हीरा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है, तो रंगहीन होता है, हीरे का कोई रंग नहीं है। किस प्राकृतिक तत्व का उच्चतम द्रव्यांक होता है? कार्बन जो है वो एक ऐसी अधातु है, धातु नहीं है कार्बन। अधातुओं का द्रव्यनांक साधारणतः धातुओं से कम होता है, मतलब एज कम्पेयर टू मेटल। नॉन मेटल का जो द्रव्यनांक होगा वो कम होगा, लेकिन कार्बन का ज़्यादा है। इसके पास 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि एक सहसंयोजी कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं, और जिनके बीच का अंतर आणविक
बल अत्यधिक हो जाता है। तो कार्बन का अगर द्रव्यांक पूछे आपसे तो 3550 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला ही चैप्टर आपका कार्बन और उसके यौगिक, सो डोंट वरी, वो भी क्लियर हो जाएगा। धातु कर्मीय प्रक्रिया जो है जिसे मेटालर्जिक प्रोसेस बोला जाता है, इसमें डिप्रेसेंट प्रयोग होता है। क्या? अवनमन बोला जाता है इसको। ये हमारा है फैन पलवन, जो हमारा फ्लोटेशन जो अभिक्रिया है वो है। ये विधि होती क्या है? ये विधि सल्फाइड अयस्कों के लिए यूज़ की जाती है। अवनमन के रूप में चीड़ का तेल, पाइन ऑयल जिसे बोला जाता है, उसका यूज़ किया जाता है। ध्यान रखिएगा, जो हमारी फ्लोटेशन जो मेथड है वो अयस्क जो और होते हैं ना उनके लिए यूज़ किया जाता है, और इसमें चीड़ का तेल यूज़ होता है। तो धातु कर्मीय प्रक्रिया होगी जिसमें अवनमन का प्रयोग होगा, वो कौन सी विधि से होगा? फेन पलवन की विधि से। किस धातु का प्रतिरोध, रेजिस्टेंस जो है वो न्यूनतम होता है? सिल्वर का। सभी धातुओं में से चांदी जो है वो विद्युत की अच्छी कंडक्टर है। चांदी में से लाइट क्रॉस करके देखना, तुरंत हो जाएगी। इसका अर्थ है कि विद्युत धारा सर्वाधिक चांदी से गुजर जा सकती है, क्योंकि इसका प्रतिरोध क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, कम होता है। जितना रेजिस्टेंस कम होगा वो बेस्ट कंडक्टर होगा और उसमें से धारा इजीली पास हो जाएगी। स्टेनलेस स्टील के निर्माण में स्टील में कौन सी धातु मिलाई जाती है? ऑब्वियसली स्टील के जो बर्तन होते हैं उनमें धातु मिलाई ही जाती है। इसमें होता है क्रोमियम का यूज़। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु होती है जिसमें आयरन, क्रोमियम, निकल और धातुएं मिश्रित होती है। स्टेनलेस स्टील में एक अधातु कार्बन भी मिश्रित होता है। तो ध्यान रखिए, क्रोमियम आ जाए, निकल आ जाए, आयरन आ जाए, ये सारी मिक्स की जाती हैं स्टेनलेस स्टील जब हम बनाते हैं उसके लिए। ग्रीनोकाइट किस धातु का अयस्क है? देखो और पूछ लिया, कैडमियम का है, गैलियम का है, कैल्शियम का है या जर्कोनियम का है। तो ये है कैडमियम का। गैलियम जो है ये जिंक के अयस्क और बॉक्साइड जो एल्युमिनियम का और है उसमें पाया जाता है। कैल्शियम जैसे डोलोमाइट हो गया, कैल्साइट हो गया, जिप्सम, जर्कोनियम ऑक्साइड, ये सारे क्या हैं? तो हमारा जो गैलियम है वो हमारा जो कैडमियम है वो किसकी धातु का अयस्क है? ग्रीनोकाइट की धातु का अयस्क है। जैसे बॉक्साइड होता है एल्युमिनियम का अयस्क, वैसे ही। निम्न में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन नहीं उत्पन्न करेगी? आपने देखा था ना, अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है धातु की, क्षार के साथ होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो ऐसे ही कैडमियम एक ऐसी धातु है जो जल के साथ अभिक्रिया तो करेगी लेकिन हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। कैडमियम को Cd से रिप्रेजेंट करते हैं, जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, इसीलिए हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं करती। ये जल के साथ कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं करेगी। पोटेशियम कर लेगा तुरंत ऑक्सीजन मतलब जल में, आपका सोडियम कर लेगा, लिथियम कर लेगा, लिथियम भी एक हल्की धातु होती है, लेकिन कैडमियम नहीं करेगी। सूखी बर्फ़ क्या होती है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बोला जाता है, CO2। सूखी बर्फ़ का ना रंग होता है, अज्वलनशील होती है ये। इसका आविष्कार 1835 में एड्रियन जीन पेरे थिलोइयर ने किया। सूखी बर्फ़ का जो यूज़ होता है वो फूड के प्रिजर्वेशन में होता है। आप देखते हैं ना, गर्मियों में भी मटर मिल रही है, सर्दियों में होती है मटर, तो उसको प्रिजर्व रखा जाता है CO2 में। आपकी जो सूखी बर्फ़ होती है, ठोस बर्फ़ होती है, फूड की प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ की जाती है। सीसा पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री, जो हमारी पेंसिल होती है उसमें ग्रेफाइट में ही उसका जो निब होती है पेंसिल की वो ग्रेफाइट की बनी होती है। पेंसिल में जो कोर होगा वो ग्रेफाइट का होता है, जबकि इस पेंसिल में सीसा कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं होता। सीसा पेंसिल कहने के पीछे कारण है कि रोमन काल में जो लेखनी जिसको स्टाइलस बोला जाता है वो शीशा धातु का बनाया गया था, इसीलिए शीशा पेंसिल बोला। बाकी पेंसिल में शीशा यूज़ नहीं होता, ग्रेफाइट यूज़ होता है आपका। और ग्रेफाइट विद्युत का बहुत अच्छा सुचालक भी है, तो पेंसिल को कभी स्विच में मत डालना, करंट आ जाएगा। दाता किस प्रकार की अशुद्धि कौन सी है? दाता अशुद्धि होती है डोनर इम्प्योरिटीज़। डोनर मतलब देने वाला। एक तत्व जो एक अर्धचालक सेमीकंडक्टर में डाला जाता है तो अपने
अवस्था में, मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है। दाता प्रकार की अशुद्धि डाले गए अर्धचालकों को एन प्रकार का अर्धचालक कहा जाता है। जैसे फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया आपका, ये दाता प्रकार की अशुद्धि है, मतलब ये डोनर हैं और लेकिन ये इनकी अशुद्धि है। तो फास्फोरस और जो हमारा आर्सेनिक है ये क्या है, इनमें मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, इसीलिए इनको, और ये है भी आप दाता अशुद्धि ये सेमीकंडक्टर में डाला जाता है तब होता है ये। हीरे की कौन सी विशेषता कैरेट में होती है? तो हीरे का जो वजन होता है, हीरा कैरेट वजन का मात्रक है, वजन जो आपका वेट करते हैं, ऐसे ही सोना बोला जाता है ना, 24 गोल्ड 22 गोल्ड ऐसे। तो एक कैरेट की जो वैल्यू होती है वो होती है 200 mg और कैरेट एक वजन का मात्रक है। जर्मन सिल्वर एलॉय है, ऑब्वियसली मिश्र धातु है, इसमें क्या क्या होती है जर्मन सिल्वर में? एक तो आपका कॉपर हो गया, एक आपका जिंक हो गया और एक आपका निकेल हो गया। ये तीन से मिलकर जर्मन सिल्वर बनता है, कॉपर, जिंक और निकेल। जर्मन सिल्वर एक सफ़ेद मिश्र धातु है, मिश्रित धातु है, इससे 60% तांबा, 20% निकेल और 20% जिंक होता है। सिल्वर नाम इसे इसकी चांदी से समानता के कारण दिया जाता है, जबकि इसमें सिल्वर धातु होती भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। जल में लोहे के सांद्रण से क्या होता है? जल में लोहे के सांद्रण में रुचि, रंग, कठोरता सब बदल जाता है। अगर आप जल में लोहे का कंसंट्रेशन डालोगे तो उससे जल की रुचि का कहने का मतलब है कि जो जल की प्रॉपर्टीज़ हैं, जो रंग है, जो कठोरता है मतलब लोहे की, तो वो सारी क्या हो जाएगी, बदल जाएंगी। विश्व में अधिकतम कठोरतम धातु ये ओब्वियसली हमारा हीरा है, और सबसे कठोर धातु देखो, हीरा कोई धातु नहीं है, कठोर वस्तु है हीरा। सबसे कठोर धातु आपकी प्लैटिनम। एलास्टोसियानिन में उपस्थित धातु क्या है? एलास्टोसियानिन एक नाम का प्रोटीन होता है, यह प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिल्कुल स्टार लगा लीजिए। एलास्टोसियानिन एक प्रोटीन है, इसमें कॉपर होता है और ये प्रकाश फोटोसिंथेसिस में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कांसा एक मिश्र धातु है, किसकी? कॉपर और टीन की। पिताजी से याद रख सकते हैं आप, पिताजी मतलब जो पीतल होता है वो तांबा और जिंक का मिश्रण होता है, और जो कांसा होता है वो कॉपर और टिन का मिश्रण होता है। कांसा एक मिश्र धातु है, इसमें तांबा और टिन मिश्रित होता है। ठीक है जी, ब्रॉन्ज मेडल इसी का होता है। पेंसिल बनाने में ग्रेफाइट का यूज़ होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। कमरे के ताप पर द्रव में रहने वाला जो धातु होती है वो मरकरी होती है, और जो अधातु होती है वो आपकी ब्रोमीन होती है। ये कमरे के तापमान पर मतलब 24-25 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड फॉर्म में होती है। पारा धातु को क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। पारा विद्युत और ऊष्मा का कुचालक है, इसमें से इजीली इलेक्ट्रिसिटी क्रॉस हो सकती है। इसका गलनांक मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है। थर्मामीटर और बैरोमीटर में पारे का ही यूज़ किया जाता है, फटता नहीं। देखो अगर मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो ना तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग फट सकता है, लेकिन वो फटता नहीं क्योंकि गलनांक जो है वो कम है, और विद्युत का कुचालक है, सुचालक नहीं है, कुचालक है भाई, मतलब विद्युत को क्रॉस नहीं होने देगा। ठीक है। कौन सी धातु HNO3 से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन बनाती है? HNO3 से ये हमने कल पढ़ा था कि ये डिस्प्लेसमेंट कर लेते हैं रिएक्टिव जो मेटल होती है उनके साथ। अगर आप जिंक की 2HNO3 से हाइड्रोजन नाइट्रेट से रिएक्शन कराओगे तो जो हमारा जिंक है वो नाइट्रेट से अभिक्रिया कर लेगा, ZnNO3 प्लस हाइड्रोजन गैस अलग निकल जाएगी। तो ऑब्वियसली ये जो धातु है वो नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा। कौन सी धातु ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती? देखो सारी ही धातु अभिक्रियाशील हैं लेकिन ठंडे पानी के साथ नहीं करेंगी। तो मैग्नीशियम जो है वो हमेशा स्टीम के साथ अभिक्रिया करके, मतलब भाप जो होती है उसके साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाता है, लेकिन ठंडे पानी से कोई असर नहीं होगा। वैसे पोटेशियम है, सेजियम है, वो ठंडे पानी से भी कर लेंगे। मैग्नीशियम स्टीम के साथ करेगा, भाप के साथ। जब एसिड धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है? एसिड और अम्ल की एसिड और मेटल की जब रिएक्शन कराई जाएगी तो हाइड्रोजन निकलेगी हमारी, और ये अम्ल की अभिक्रिया के साथ किसी भी धातु से करा लो हाइड्रोजन गैस निकलेगी ये हमारी। दंत मिश्रण चांदी और डैश धातुओं के साथ पारे की एक मिश्र धातु है। दंत मिश्रण मतलब ये टीन और चांदी की धातुओं के साथ पारे की एक मिश्र धातु है। दंत मिश्रण में सिल्वर अमलगम का यूज होता है। इसमें पारा होता है 50%, चांदी आपकी 22 से 32%,
टिन होता है 14% और तांबा होता है आपका 8%। इतना करने की ज़रूरत नहीं है, ये याद रख लेना। दंत मिश्रण में सिल्वर अमलगम का यूज़ होता है, और जो आपका क्वेश्चन है दंत मिश्रण चांदी और टिन धातुओं के साथ एक मिश्र धातु बनाता है। बॉक्साइड ये हमें पता है एल्यूमिनियम का ही अयस्क है। जिंक का जिंक ब्लेड, कैलामाइन मैग्नीशियम का मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, ये सारे इनके फॉर्मूले दिए हुए हैं। डैश एक गैर धातु का उदाहरण है। सल्फर एक गैर धातु का उदाहरण है। पोटेशियम, मैग्नीशियम और लोहा ये तीनों धातु हैं, जबकि सल्फर क्या है, एक अधातु है। एकमात्र ऐसा गैर धातु जो सामान्य तापमान पर ये ब्रोमीन होता है, अधातु होती है ये, जो साधारण ताप पर हमेशा क्या होता है, द्रव अवस्था में होता है। विज्ञान की एक शाखा जो धातुओं के अयस्कों से धातु के निष्कर्षण के लिए वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के उपयोग से संबंधित है, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है धातु विज्ञान। आप धातु के जो अयस्क हैं उसके निष्कर्षण के लिए वैज्ञानिक प्रक्रियाओं का प्रयोग कर रहे हैं, तो ऐसी साइंस को मेटल साइंस बोला जाएगा। धातु के जिस गुण के कारण उन्हें खींचकर तार बना लिया जाता है, जैसे हमारे सोने की पतली शीट हो गई, उसे तार बना के हम ज्वेलरी बना सकते हैं सोने की, ठीक है, चांदी से भी कर सकते हैं। इसको कहते हैं मेटल की डक्टिलिटी, कि उसमें लचीलापन कितना है, बिल्कुल पतली शीट बना सकते हो। और रदरफोर्ड ने तो क्या किया था, बम्बार्डमेंट भी की थी सोने की शीट पर, आपको पता है, इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ पर ये लचीलापन होता है धातु का, जिससे कि उसे तार के रूप में भी खींचा जा सकता है। अब मेलेबिलिटी क्या होता है, ये होती है अघात वर्णीयता, मतलब धातुओं का ऐसा गुण जिसे पीट कर चादर बना दिया जाए। चांदी और सोना सबसे ज़्यादा अघात वर्धनीय और तन्य धातु है, इनको आप बारीक से बारीक फॉर्म में यूज़ कर सकते हो। कौन बिजली का चालन नहीं है, मतलब बिजली देखो तांबे से भी निकल जाएगी, एल्यूमिनियम से भी, सोने से भी, कांच जो है वो नहीं है। बिजली का जब से सबसे बेस्ट कंडक्टर सुचालक होता है चांदी। भविष्य की हमारी धातु है एल्यूमिनियम, और अक्रिय धातु होती है सोना और प्लैटिनम। निम्न में कौन सी धातु बिजली की अच्छी चालक है, तो ग्रेफाइट, जिससे पेंसिल की जो नोक बनी होती है वो ग्रेफाइट से। एकमात्र धातु द्रवस्था में ब्रोमीन। चमकीली धातु आयोडीन। अचालक धातु पारा और बिस्मिथ। अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन नहीं छोड़ेंगे, सोना, चांदी, प्लेटिनम और तांबा। टकराने पर अनुनाद नहीं प्रकट करेगी, पारा। ये भी पॉइंट याद रखना। शुष्क बर्फ, वही ड्राई आइस पूछा है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ये बेरंगी होती है, ये जलती नहीं है। इसका आविष्कार 1835 में एड्रिन जीन पियरे थिएलोइयर ने किया, और सूखी बर्फ का यूज़ फूड प्रिजर्वेशन के लिए किया जाता है। और फलों के प्रिजर्वेशन के लिए आप एसिटिलीन या एथिलीन था और एसिटिलीन दोनों सेम है, उसका भी यूज़ कर सकते हैं आप। वातावरण और पृथ्वी पर जल सहित पृथ्वी की पपड़ी का, भूपर्पटी का 50% लगभग क्या है, हमारा ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन 46.6%, सिलिकॉन 27.7, एल्यूमिनियम 8.1 और लोहा 5%। तो पृथ्वी पर जल सहित पृथ्वी की पपड़ी का लगभग 50% ये चीज़ें। कांसा मिश्रण है, अभी पढ़ के आए, कॉपर और टीन का है। मानव द्वारा उपयोग किया जाने वाला पहला धातु था तांबा, जो कि पाषाण युग में तांबे का प्रारंभ हो गया था। लगभग 9000 BC के आसपास तांबे का आविष्कार हुआ, और सबसे पहला जो उपयोग में आया जाने वाला जो धातु रही वो हमारी तांबा रही। तो लोहा मत लगाना, तांबा है। सबसे कठोर हीरा होता है, ये हमें पता है। और सबसे कठोर धातु प्लैटिनम है। बल्ब फिलामेंट में जो धातु होती है वो टंगस्टन होती है। पारे का अयस्क क्या होता है, तो सिनेबार होता है, ये गलत है ऑप्शन। पारे का जो अयस्क होता है वो सिनेबार होता है। लोहे का अयस्क हेमेटाइट होता है। एल्यूमिनियम का बॉक्साइड होता है। और शीशे का जो अयस्क है वो गैलेना होता है। पोषक मैग्नीशियम पाया जाता है। पोषक जो मैग्नीशियम होता है वो कैल्शियम और जिप्सम में पाया जाता है। कौन सी धातु का गलनांक सबसे कम होगा, ऑब्वियसली पारा का। अगर मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गया इसका तो फिर ये फट जाएगा, उससे बाहर आ जाएगा जिसमें ये डाल के रखा जाता है। साधारण ताप पर द्रव होता है, पर पारा धातु का गलनांक भी बहुत कम होता है। कौन से खनिज में ऑक्सीजन नहीं होता, देखो बॉक्साइड में ऑब्वियसली Al2O के आपको 3 मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, O3। क्रायोलाइट में Na3AlF6 इसमें नहीं होता। इसमें भी है कैल्साइट में CaCO3, हेमेटाइट में भी है Fe2O3। लेकिन क्रायोलाइट जिसे Na3AlF6 कहते हैं तो इसमें नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑक्साइड अम्लीय नहीं है, देखो SO2 हमारा SO3
और CO2, ये हमारे अम्लीय हैं, एसिड हैं। अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है अधातु, जबकि धातु के ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है हमारी, वो होती है क्षारीय। ठीक है जी। तो सोडियम जो है Na2O, ये हमारा सोडियम ऑक्साइड, ये एक तरह से अम्ल नहीं है। सौर ऊर्जा रूपांतरण के लिए क्या आवश्यक तत्व है, सिलिकॉन, इसे सेमीकंडक्टर बोला जाता है, अर्धचालक है और इसका यूज़ आप सोलर सेल में भी करते हैं। सिलिकॉन की चिप भी होती है जो हमारी कंप्यूटर में यूज़ होती है। सबसे कम भारी धातु, मतलब सबसे हल्की धातु, सबसे कम भारी, इनमें से पूछ रखा है भाई, तो ये है लोहा। इनमें लोहे का घनत्व न्यूनतम है, पारे का देखो इतना घनत्व है। कम भारी धातु, चांदी का इससे, पारे से थोड़ा कम, लोहे का चांदी से कम, और फिर सोना उसका भी चांदी से कम। तो हमारा जो लोहा है वो सबसे कम भारी धातु है, देखो सबसे कम भारी। ठीक है, तो घनत्व के हिसाब से है किसका घनत्व कितना है। तो पहले हमारा लोहा, फिर हमारा पहले हमारा पारा भारी है, फिर चांदी, फिर सोना, फिर लोहा। बिजली का सर्वोत्तम चालक, ये पढ़ के आए हैं, चांदी है, और भविष्य की धातु है एल्युमिनियम। पीतल मिश्रण है, तो पीतल है हमारा जिंक का और तांबे का। तांबा और टिन मिलकर कांसा बनाते हैं, तांबा और जिंक मिलकर पीतल बनाते हैं। सर्वाधिक लचीला होता है स्टील, और क्रोमियम हो गया, निकल हो गया, और आपका स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए यूज़ होता है। अब मैं आपको एक इम्पोर्टेंट टेबल दिखाती हूँ, वो ज़रूर देखना। ये है आपकी NCERT की बुक में, सक्रियता श्रेणी धातुओं की सापेक्ष अभिक्रियाशील, मतलब सबसे ज़्यादा क्रियाशील। देखो पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन है, लेड है, फिर आ जाओ हाइड्रोजन। यहाँ से जिंक से घटना शुरू हो जाती है अभिक्रियाशीलता, और सबसे कम अभिक्रियाशील गोल्ड बहुत, मतलब करता ही नहीं है क्रियाशील वायु और ऑक्सीजन के साथ। देखो हाइड्रोजन से जैसे जैसे नीचे आएंगे, कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सबसे कम अभिक्रियाशील है। सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और जिंक। जिंक से आपका घटना स्टार्ट हो जाता है। वैसे आयरन भी है लेकिन कम है। और ये भाई अगर आप बोलोगे तो मैं करा दूंगी चैप्टर, कोई इशू नहीं है। और अगर आप सिर्फ MCQ करना चाहते हैं तो MCQ आप कर सकते हैं। और बाकी इसमें 48 क्वेश्चन है, तो काफ़ी है। यही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। देखो अभी यही तो हम क्वेश्चन करके आए हैं। मैग्नीशियम शीतल जल के साथ, ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करता, जबकि स्टीम के साथ करता है, गर्म जल के साथ, और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। और हाइड्रोजन गैस के बुलबुले मैग्नीशियम धातु की सतह से चिपक जाते हैं और तैरना प्रारंभ कर देते हैं। एल्युमिनियम, आयरन, जिंक जैसी धातु न तो शीतल के साथ, और अभी तो पढ़ के ही आए हैं ये चीज़। ठीक है जी। तो आपको वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा गाइस, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल अगर आप न्यू हो तो। थैंक यू।